प्रशांत किशोर ने 137 साल पुरानी पार्टी से जुड़ने के ऑफर को साफ तौर पर ठुकरा दिया है। पार्टी चीफ सोनिया गांधी चाहती थी कि प्रशांत किशोर एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप यानी कि EAG के हिस्से के तौर पर कांग्रेस के साथ जुड़ जाएं, उसमें शामिल हो जाएं, साथ ही चुनावों की जिम्मेदारी ले लें। ये और बात है कि पीके का पूरा ठीकरा अपने सिर नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए आप कह सकते हैं कि 600 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन देकर के 6 लाइन में इनकार कर दिया। ये फैसला सही था प्रशांत किशोर का या गलत था, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस या फिर प्रशांत किशोर का ओवर कॉन्फिडेंस किसका क्या था समझेंगे, और लास्ट में रवीश कुमार की पोस्ट पर भी बात करेंगे। गुलामी का एक नया दौर शुरू हो चुका है और वो ऐसा क्यों कहते हैं। देखिए, पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रशांत किशोर ने मना किया तो उन्होंने क्या कहा। देखिए, पीके की हर लाइन को गौर करने वाली है, और अगर आप देखेंगे उन्होंने कहा था कि पार्टी में शामिल होने से इनकार की बात करते हुए प्रशांत किशोर ने एक राय भी दी थी। किशोर ने इसमें कहा कि कांग्रेस को उनसे ज्यादा लीडरशिप की जरूरत है। ये कहने के पीछे किशोर का स्पष्ट मैसेज है। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व उसे मुश्किलों से बाहर नहीं निकाल सकता है। देखो, अभी सारे चुनाव हुए हैं, अभी तक चुनाव नहीं जीते हैं, तो हर किसी ने नेतृत्व कर लिया है। एक तरह से उन्होंने गांधी परिवार के नेतृत्व क्षमता पर हमला भी किया है, और किशोर ने पार्टी में प्रवर्तनकारी सुधारों की बात की है। उनके मुताबिक इसी के जरिए कुछ गहरी जड़ें जमा चुकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इस तरह उन्होंने पार्टी में बदलाव की ओर इशारा किया, और काफी समय से पार्टी में अध्यक्ष पद के चुनाव लंबित हैं। सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी हुई है, इससे बाहर एक गलत मैसेज जाता है। यह बीजेपी को उस पर हमला करने का मौका देता है। वह वंशवादी के टैग से चिपकी हुई दिखाई देती हैं, और नेतृत्व और छवि में बदलाव कर कांग्रेस को इससे फायदा हो सकता है। ये प्रशांत किशोर ने कहा था, और उनकी बात से हम इस तरह से बात कर सकते हैं। लेकिन किस बात की वजह से पीके की दाल नहीं गल पाई, ये भी समझना बहुत जरूरी है। देखो, प्रशांत किशोर ने सब कुछ अपने हाथों में लेने का प्रस्ताव दिया था कि देखिए, आपको रिजल्ट ला करके मैं दूंगा, आप बस हाँ कीजिए। बताया ये जाता है कि वो अकेले सब कुछ संभालना चाह रहे थे, और कहा था उन्होंने कि पार्टी के नेताओं की ओर से किसी तरह से उनको दखल नहीं चाहिए। वे सीधे तौर पर सोनिया या फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा तक को रिपोर्ट करना वो चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के नेता इसके लिए तैयार नहीं हुए। दूसरी ओर कांग्रेस की शर्त थी कि उनकी कंपनी यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी IPAC बाकी सभी पार्टियों से संबंध तोड़े। कांग्रेस प्रशांत किशोर और IPAC को एक मान रही है, लेकिन प्रशांत का ये कहना था कि देखिए, IPAC अलग कंपनी है जिससे उनका अभी तक कोई संबंध नहीं है, अब कोई संबंध है ही नहीं। उन्होंने बताया कि वो चुनाव रणनीति बनाने और चुनाव प्रबंधन के काम से अलग हो चुके हैं, और कंपनी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। लेकिन तेलंगाना में TRS के साथ IPAC के करार और इस दौरान उनके हैदराबाद में मौजूद रहने से कांग्रेस को दिक्कत हुई थी। एक तीसरा कारण कांग्रेस के कुछ बिना आधार वाले और परजीवी नेताओं का असुरक्षा बोध है, जिनको लग रहा था कि पीके अगर कांग्रेस की कमान संभाल लेंगे तो उनकी छुट्टी हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक झूठे सच्चे प्रचार के जरिए एक संदेह को पैदा कर दिया। सही है कि प्रशांत ने पहली बार बात बिगड़ने पर कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास किया था। अगर इतिहास पता हो तो कई नेताओं को भड़काया भी था, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि वो ईमानदारी से कांग्रेस को 2024 का चुनाव लड़वाना चाहते थे, क्योंकि उनको इसी में एकमात्र संभावना दिखाई दे रही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी से पुराने संबंधों और कांग्रेस विरोध के नाम पर कांग्रेस के नेताओं ने ही उनके रास्ते में बाधा डाली और कांग्रेस में प्रशांत किशोर को आने से साफ तौर पर रोक लिया। अगर इस पूरी बात का क्रक्स अगर मैं आपको बताऊं तो भैया ये है, देखो, प्रशांत किशोर आए, लेकिन वो कांग्रेस की शर्तों पर आए। शायद प्रशांत किशोर ये चाह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी उन्हें उनकी शर्तों पर पार्टी में शामिल करे, ताकि वो प्लान ऑफ एक्शन को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके, लागू कर सके। इसी बात को लेकर के टकराव हुआ था। कांग्रेस बोली कि नहीं मेरी शर्तों पे, प्रशांत किशोर बोले कि भाई मेरी ही शर्तों पे बात बनेगी तभी मैं आऊँगा। सवाल यहाँ पर यह है कि पीके की ओवर स्मार्टनेस है या फिर कांग्रेस की नासमझी है प्रशांत किशोर को
अपने साथ आना। देखो, कांग्रेस ने बोला कि वो प्रशांत किशोर के साथ काम करना चाहते हैं, इसका मतलब आवश्यकता दोनों को है। कांग्रेस ने भी बोला कि हाँ, और उन दोनों की तरफ से कहते हैं और दोनों आवश्यकता है। लेकिन कांग्रेस समर्थक जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि तेलंगाना में जहाँ कांग्रेस का मुकाबला टीआरएस से है, वहाँ उससे समझौता या फिर ठेका लेने पर कांग्रेस को अभी वहाँ चुनाव लड़ना है, टीआरएस के खिलाफ लड़ना है। और एक प्रशांत किशोर एक वही आदमी जो टीआरएस को चुनाव लड़ाए, जो देश भर में उसे चुनाव लड़वाने वाले हो, तो पीके की ओवर स्मार्टनेस उन्हें महंगी पड़ जाती है। नहीं तो उन्हें जीवन का सबसे बड़ा मौका मिला था। कांग्रेस ने आज तक किसी खुद इस तरह सार्वजनिक रूप से पार्टी ज्वाइन करने का निमंत्रण नहीं दिया है, नहीं दिया। कांग्रेस ने आज तक इससे पहले कब इतना अधिकार संपन्न एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बनाने, उसको हेड करने के लिए किसी को आमंत्रित किया? याद कीजिए, एक बहुत बड़ा सम्मान था, एक बहुत बड़ा मौका था, मगर शायद पीके समझ नहीं पाए और वे अपने बिजनेस मोड में अटके ही रह गए। ये कांग्रेस के समर्थक के लोगों का है कि मौका था, उसको ग्रैब करना चाहिए। देखो दोस्त, फिर भी मैं एक बात कहूँगा आपसे, कांग्रेस के काम करने के तरीकों को बदलना चाहिए, कांग्रेस को खुद बदलना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए। ये नहीं बदलेंगे तो फजीयत खुद ही करा लेती है। अब बताऊं कैसे? गोदी मीडिया को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, अब वो चिल्लाने लगा है कि पीके ने कांग्रेस का प्रस्ताव ठुकरा दिया। लेकिन सही ये है कि मीडिया को ये मौका कांग्रेस ने ही दिया है, उसी का ढीला ढाला काम करने का तरीका है। पीके आ रहे हैं, पीके आ गए, पीके पहुंच गए, पीके सब कुछ संभालेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष परिवार का बनेगा या बाहर का बनेगा, वही पीके बताएंगे। बाहर का होगा तो कौन होगा, ये भी पीके बताएंगे। मतलब सर्वे सर्वा आपने बना करके पीके को रख दिया। अब देखो, ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ और मैं आज दोबारा से दोहरा देता हूँ आप लोगों के लिए कि गांधी फैमिली से किसी से मिलना हो तो हफ्तों का टाइम लग जाता है, फिर भी नहीं मिल पाते हैं। आज भी उनसे कोई सीधा मिलना चाहे तो नहीं मिल सकता है। पहले वी जॉर्ज के बाद अहमद पटेल माध्यम बनते थे सोनिया गांधी से मिलने का। अब अहमद पटेल चले गए, उनका शरीर नहीं रहा, अब पटेल जी नहीं रहे तो वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। अब ग्राउंड पे क्या रियलिटी है, मन की बात कैसे पहुंचाई जाए, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, वो बात कैसे सोनिया गांधी तक पहुंचाई जाए, वो चैन अभी तक तो बनी नहीं और ना बनने की उम्मीद है। आज ऐसा कोई नेता या फिर मैनेजर नहीं है जो सोनिया या फिर राहुल गांधी को लोगों से मिलवा सकता। पीके का जो समर्थन कांग्रेस नेता कर रहे थे वो इसी वजह से कर रहे थे कि ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो कांग्रेस नेतृत्व और बाकी पार्टी के बीच एक कड़ी का काम कर सके। और यकीन मानिए कि अगर ये इम्प्रूवमेंट अगर इनकी हो जाता है तो एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस में हमें अंतर देखने को मिलेगा। बहरहाल हम बात करेंगे रवीश कुमार की पोस्ट का। रवीश कुमार कहते हैं गुलामी का एक नया दौर। नाइजीरिया ने 7 करोड़ लोगों के फ़ोनों को ब्लॉक कर दिया। नाइजीरियन सरकार चाहती है कि सभी नागरिकों को एक पहचान संख्या हो जिसे नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर NIN कहते हैं। इस पहचान नंबर के आधार पर बैंक का खाता खुलेगा, टैक्स जमा करना होगा। वहाँ के लोग इसे लेके कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। वहाँ की सरकार ने 7 करोड़ से ज़्यादा यानी कि अधिक मोबाइल नंबरों को ब्लॉक कर दिया है। लोग किसी को फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं। ये तो अभी शुरुआत है। कनाडा में जो प्रदर्शन करने वालों में अगर आप देखेंगे तो ट्रक चालकों का बैंक खाता जब्त हो गया था। प्रदर्शनकारी लेन देन नहीं कर सकते थे। टेक्नोलॉजी के नाम पर सरकार के बिछाए हर जाल में फंसने वाले लोगों को अब सतर्क होने की आवश्यकता है। समय आ गया है, आप सतर्क हो जाइए, वरना गुलामी के लिए आप तैयार हो जाइए। सरकार एक दिन सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा भी तय करने वाली है और आप ताली बजाएंगे। ये व्यंग है, ठीक है, आप ध्यान रखना। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर झट से कान पकड़कर मुर्गा बन जाने वाले लोगों को एक बार फिर इस बात को सोचना चाहिए। रवीश कुमार ने ये कहा है। देखो, जो मैं आपको बात रवीश कुमार की बता रहा था, तो क्या आपके दिमाग में भारत का नक्शा नहीं छपा? क्या आपके दिमाग में भारत में लागू हो चुकी आधार नीति नहीं छपी? अब आप कहेंगे कि मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं। देखो, अगर आपको आधार को समझना है ना, तो मैंने भी इस किताब से बहुत अच्छे से समझा है। इस किताब को पढ़िए। इस किताब को द मेकिंग ऑफ आधार है, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, कुछ वैसा ही नाइजीरियन वाला समझिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको लिखा है राम सेवक शर्मा ने। ये रहा। अब मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँ, आप पढ़िए, इसको पढ़िए। और पता कितने पन्ने, मुश्किल से ज़्यादा पन्ने भी नहीं है इसमें, 150-200 भी नहीं होंगे ढंग से इसमें, लगभग हाँ 150 के आसपास पन्ने हैं सिर्फ। और आप इस किताब को पढ़ेंगे और आप यकीन मानना, आप आधार की
पूरी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।